गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताइए स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ सही आ रही है? अगर कोई भी आवाज़ का डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। कोशिश पूरी की है कि आप अब आपको आवाज़ की कोई दिक्कत ना आए, पर फिर भी चलिए, आज का सेशन है आपका पॉलिटी का। आई होप कि आप जो है पॉलिटीज़ के क्वेश्चंस या सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे कुछ नया और कुछ नया हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जस्ट गिव सम टाइम। तो जल्द से जल्द जो है आपकी बाकी सेशंस भी मैं कुछ इंक्लूड करने जा रही हूँ, तो हम वो आपको जल्दी अपडेट दे देंगे। बट आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर इट, रिकमेंडेड। जितना आप शेयर करोगे, जितना रिकमेंड करोगे, अब प्रीमियर्स चल रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको लाइव में मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्रीमियर क्लासेस को नाउ लाइफ में चेंज करना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका पार्लियामेंट। तो हम पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं एंड इट्स इंक्लूडेड यूपीएससी लेवल। यूपीएससी लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए, किसी भी बच्चे को अगर पेपर की तैयारी करनी है तो अपना टारगेट छोटा ना करके उसको टारगेट को बड़ा कीजिए। अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो तो गो फॉर यूपीएससी तैयारी या यूपीएससी की प्रिपरेशन। अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो देन गो फॉर एचपीएस प्रिपरेशन। आपका ऑटोमेटिकली एसएससी के पेपर्स क्लियर हो जाएंगे। 19-21 वो डिपेंड करता है आपके लक पे। तो देखिए, मेरा लक तो अच्छा नहीं है, बट आई होप कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आपका पेपर जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग कैरीज आउट डिमार्केशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट एंड द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू डिफरेंट स्टेट्स। देखिए, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी ना किसी तरह से पेपर में पूछा गया है और ये क्लर्क के पेपर में आया है। देखिए, ये यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है जो है, आपको उससे आप देख सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो क्या है आपका, एक सेकेंड, यस, इलेक्शन कमीशन आपका जो है, एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन, रजिस्ट्रार जनरल, डिलिमिटेशन कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है कि आपका किसी भी कोई भी प्रत्येक राज्य में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, मतलब हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ से इलेक्शंस हो रहे हैं या जो भी लोकसभा की जितने भी डिफरेंट स्टेट्स में जितनी भी सीट्स है, उनकी प्रॉपर बाउंड्री को कौन डिसाइड करता है, ठीक है। उनके लिए कौन सी ऐसी चीज है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे इन चीजों को बाउंड्री किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइज। हम यहाँ से चलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1955 में, जबकि ये वर्कआउट हुआ था 1956 में। इसके अकॉर्डिंग ए, बी, सी स्टेट्स जो है वो खत्म हुई थी एंड देन इट डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन। मतलब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जो थे फाजिल अली, कुंजरू, इनकी कमेटी थी जिसने क्या कहा था कि जो कैटेगरीज हैं, यानी ए बी सी कैटेगरीज को खत्म किया जाए और उनको राज्य का दर्जा दिया जाए। ये किसकी कमेटी थी? फाजिल अली की। अब आता है आपका रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल को हम आपका सेंसस कमिश्नर भी बोलते हैं, सेंसस कमीशन। सबसे पहले सेंसस कब हुए थे? 1881 में सबसे पहले सेंसस हुए थे और ये सेंसस कमीशन कब बना है? 1961 में, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल जो हमारे सेंसस को कंडक्ट करते हैं, सेंसस मतलब ये जो आपके जनसंख्या के आंकड़े हैं, जैसे आपका पता है कि 2011 में बना था, तो अब बनना है ये। तो सेंसस जो है आपके, सबसे पहले सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल जो है वो सेंसस कमीशन से रिलेटेड है। और सेंसस कमीशन का जो कब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कब आया था? 1961। पर सबसे पहले सेंसस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कब होते हैं? 1881 में। एक चीज याद रखना कि कब हुआ था पहला? 1881। अगर जो अभी हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं दैट इज मिस्टर विवेक जोशी। कौन है अभी? विवेक जोशी, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन। पार्ट 15 में इसकी बात की गई है,
ठीक है, कब बना था? 1950 में बना था ये, और 323 आर्टिकल में इसको डील किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन की ईयर कितनी होती है? 6 ईयर्स, और आपका 65 ईयर्स की एज होती है। 6 ईयर्स का कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। अभी जो हमारे हैं वो है मिस्टर सुशील चंद्र, ठीक है, ये हैं। तो इलेक्शन कमीशन नहीं है आपका, बट अगर देखा जाए डीलिमिटेशन कमीशन को डायरेक्ट कौन करता है? वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करता है, और इसको जो एडवाइस है चुनता कौन है? अब इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या आई कि कौन सी इसमें से जो डिमार्केशन लेती है वो है डीलिमिटेशन। ये कब बनी थी? 1952 में आई थी, ठीक है। 1952 में ये डीलिमिटेशन कमीशन बना था। इस कमीशन को चुनता प्रेसिडेंट है, लेकिन किसकी कोलैबोरेशन में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में। तो ये याद रखना, जो हमारी बाउंड्रीज को वो करता है, इसके मेन एम है 1 वोट फॉर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इक्वल, हर किसी को इक्वल सेगमेंट्स देना, मतलब जो भी ये डिमार्केशन करेगा सभी को बराबर की सेगमेंट्स दी जाए, ज्योग्राफिकल एरियाज को देखा जाए, और ये पर्टिकुलरली मान लो SC ST की भी रिजर्वेशंस की, अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन जगह पे रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST भी देखी जाएगी। तो डीलिमिटेशन कमीशन 1952 और 51 में हुआ था। ये किसके बेसिस पे होता है? ये सेंसस ऑफ इंडिया के बेसिस पे ही डीलिमिटेशन कमीशन होता है। और अभी आपने देखा है कि जो आपकी अमेंडमेंट है 101, उसके हिसाब से अभी जो बाउंड्रीज हैं लोकसभा की और बाकी जगह की, उनको फिक्स कर दिया गया है, यानी उनको बढ़ाया नहीं जाएगा 226 तक, ठीक है। मतलब जो आपकी जैसे सीट्स होती है या जो मेंबर्स हैं, जैसे लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं, तो अब इनके जो है मेंबर्स फिक्स कर दिए गए, ये 226 तक इतने ही रहेंगे। Next, who among the following can establish additional courts for the better administration of any existing laws with respect to matter contained in Union List? 7th शेड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट के बारे में दिया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पहले 100 थे, अब 97 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये यूनियन लिस्ट में मतलब जो सेंटर के हैं। तो कौन से निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में निहित किसी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? मतलब जो भी चीजें यूनियन लिस्ट में आती हैं, उनसे अगर उनके लिए जो लॉज बनाने हैं, उन लॉज को बनाने के लिए जो है मतलब कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने, तो वो किसके पास पावर है? कंसर्न्ड लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर जो है वो 169 से आप मान के चलिए 171 तक सारा आता है, जिसमें 169 पे आपका 168 की बात करें तो गवर्नर होना चाहिए। 169 जो है दैट इज द एबॉलिशन एंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। 169 ये बताता है। 170 आपका जो है दैट इज द क्रिएशन ऑफ द सीट्स, कि लोकसभा की सीट्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 500, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी? 60 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर 171 बताता है दैट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 70 असेंबली, जितनी भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पार्ट्स हैं उनको डील करना, तो वो तो नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है दैट इज, देखिए हाई कोर्ट पार्ट 5 का जो चैप्टर है जुडिशरी, वो चैप्टर 4 में आता है। चैप्टर 4 है पार्ट 5 का। पार्ट 5 किससे डील करता है? एग्जीक्यूटिव। तो चैप्टर 4 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न से हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट कब बना था? 1862 में बना था। पहला हाई कोर्ट कहाँ पे बना था? कोलकाता, देन मद्रास, देन बॉम्बे, देन मद्रास, और 1866 में बना था आपका इलाहाबाद में। तो अगर देखा जाए हाई कोर्ट कहा जाता है, जो 76 आर्टिकल है, सॉरी 76 या 7th अमेंडमेंट, यस 7th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि एक हाई कोर्ट दोनों कॉमन स्टेट्स का हो सकता है। आपको पता है कि कई जगह पे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो दोनों स्टेट्स को डील करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा है जम्मू कश्मीर का कोर्ट जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का भी बनेगा। तो ये किस अमेंडमेंट पे है? 7th अमेंडमेंट में। तो हाई कोर्ट जो है ये आपके
जो है, एक सेकेंड, जो आपका हाई कोर्ट है ये किसको डील करता है? स्टेट को, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 62 ईयर्स। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है? अगर हिमाचल की बात की जाए तो लिंगप्पा नारायण स्वामी इज द चीफ जस्टिस, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी किस में आती है, किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 124 में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, ठीक है, रमना है। तो एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रमना है और एससी है, तो ये जो है इसकी एज कितनी होती है? 65 ईयर्स। चीफ जस्टिस के पावर, सुप्रीम कोर्ट इज द मेन जुडिशरी ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस की बात करें, अगर प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए प्रेसिडेंट, इसके पास सारी पावर्स होती है, एपिलेट, ओरिजिनल, जुडिशरी होती है सारी। जो आपकी चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस का एक काम प्रेसिडेंट को ओथ दिलाना। मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट स्टेट में नहीं है, मतलब कंट्री में काम नहीं कर रहे, देन द चीफ जस्टिस विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो अभी आपने सुना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की काउंटिंग की है, 9 जजेस को इंक्लूड किया है, जिससे जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई है? 33। हाल ही में कितने हो गए हैं? 33। कितने जजेस किए हैं? 9, जिसमें से 3 जो हैं वो वुमेन्स है। तो ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की वो कितनी होगी है? 33। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 34 होनी चाहिए। कितने इंक्लूड किए हैं? 9 किए हैं, जिसमें 3 जो हैं वो वुमेन है। तो ये याद रखना। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अब आपके पास ना तो चीफ जस्टिस हुआ, ना ही हाई कोर्ट हुआ, ना ही कंसर्न। तो आंसर इज पार्लियामेंट। और हमारी पार्लियामेंट, संसद, मेन हेड इज द प्रेसिडेंट, और 2 सदन होते हैं आपका, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कभी भी ज्वाइंट सेशंस बुला सकता है, 6 मंथ्स में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपको मैच द लिस्ट है, एक कॉर्नर दिया गया, आपने इसको मैच करना है। तो मैच द लिस्ट है, एक साइड सब्जेक्ट है, एक साइड कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बजट, सप्लीमेंट्री एडिशनल और द एक्सेस ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल या डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इसको हिंदी में देख लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण और या बजट, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, विनियोग या विधायक, या फिर धन विधेयक की परिभाषा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 110, 112, 114, 115। तो अगर हम बात करें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बजट, ये किस में आती है? अगर देखा जाए तो इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, एक सेकेंड। ये जो है, अगर फर्स्ट का देखें तो एनुअल बजट जो है या एनुअल फाइनेंशियल बजट, ये देखा जाता है आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 कौन सी ऑप्शन है? 2। सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स देखा जाता है आर्टिकल 115 में, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल मीन्स कि एप्रोप्रिएशन जो होता है, एप्रोप्रिएशन है कि एक बार बिल पास कर दिया वो लोकसभा ही करेगी, और उसके बाद जो है इसको वोट ऑफ अकाउंट के बेसिस पे भी लिया जाता है। तो ये कौन सा आएगा? 114। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कौन देखता है? 110। तो अगर देखा जाए 115 है आपका 4, आपका एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो है 103, और आपका ये कौन सा है? 1। तो ये क्या है? 2431। तो 2431 देखिए, ये है 2341, ये कैंसिल, 1432 ये भी कैंसिल, 1342 ये भी कैंसिल है। तो इसके पास क्या, हमारी ऑप्शन क्या है? 2413। तो 3 और 1। तो आंसर इज आपका थर्ड। आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा है क्या? संसद के 2 सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस।
अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में आती है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 250, जिसमें से टोटल स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, 250, और अभी कितने हैं आपके पास, 245, जिसमें से 233 प्लस 12 जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है आर्टिकल 80 में, और 30 जो है ईयर्स की एज होनी चाहिए, 6, हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। परमानेंट हाउस है। लोकसभा जिसकी 5 साल की ड्यूरेशन है, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और अगर देखा जाए तो लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, मेजॉरिटी पार्टी जीतती है, आर्टिकल 81, ये डील कीजिए। अब कौन सी, राज्यसभा के पास सारी पावर्स हैं, सिर्फ एक पावर जो है वो राज्यसभा, इक्वल पावर्स विद लोकसभा, बट एक्सेप्ट राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें से एक चीज है जो लोकसभा को नहीं मिलती। देखिए, राज्यसभा एंड लोकसभा इक्वल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के पास पावर होती है कि वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और अमेंडमेंट्स किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 368 में। प्रेसिडेंट को निकालना, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, यानी गवर्नमेंट को किसी भी मेंबर को निकालना, दोनों हाउस के पास पावर है, ये भी सही है। मेकिंग कट मोशंस, कट मोशंस होता है किसी को किसी भी आर्टिकल में या किसी भी चीज में प्रॉपरली डिस्कशंस करना, तो ये भी राज्यसभा एंड लोकसभा करते हैं। बट राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास जैसे मनी बिल है कि लोकसभा मनी बिल पास कर सकता है, राज्यसभा मनी बिल पास नहीं कर सकता, और अगर मनी बिल राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको रिकमेंड करना पड़ेगा, अगर नहीं करता तो लोकसभा की मर्जी है वो उसको माने या नहीं माने। सेम थिंग विद द राज्यसभा, राज्यसभा के पास सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो भी हम यूपीएससी वगैरह, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा देखती है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, सबसे इंपॉर्टेंट पावर, जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, दैट इज कंडक्टेड विद द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The method of the election of members of Rajya Sabha on the basis of proportional representative by the state legislature was borrowed from, देखिए कि राज्यसभा के इलेक्शंस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शंस है, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से हमने प्रियम्बल लिया है, प्रेसिडेंट लॉ लिया है, ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, दैट इज द डीपीएसपी, डीपीएसपी, और नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या लिया है, आपके कैसे मेथड ऑफ इलेक्शन, नॉमिनेशंस जो है मेंबर्स की वो लिया है आयरलैंड से, जबकि राज्यसभा का क्या मेथड होता है इलेक्शंस का, वो लिया है हमने आपके साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में कौन से, देखिए सबसे पहला, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 में बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बेसिस में, हु इज द ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बी आर अम्बेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मेन कब बना, 26 जनवरी 1950। तो इसके हिसाब से कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल्स जो हैं अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल जो है दैट डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स। सेकेंड शेड्यूल अलाउंसेस के साथ, जितनी भी सैलरीज हैं वो डील करता है। थर्ड शेड्यूल जो है आपका किसके साथ डील करता है, ओथ, जो हम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ओथ देना, वो है आपका, ठीक है, ओथ देना। नेक्स्ट आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो है आपका किसके साथ डील करता है, फोर्थ शेड्यूल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स। तो एलोकेशन ऑफ द सीट्स कौन डील करता है, फोर्थ शेड्यूल। चौथा शेड्यूल, जस्ट वेट,
फोर्थ शेड्यूल जो है आपका किसके साथ डील करता है, आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ, जो कि राज्यसभा की है। फिफ्थ शेड्यूल देखता है स्पेशल प्रोविजंस, जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी, ये देखता है। सिक्स्थ शेड्यूल देखता है स्पेशल प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ आपका जो भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इनको देखता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 7 शेड्यूल कौन सा आया आपका, 7 शेड्यूल किसके साथ डील करता है, लिस्ट के साथ, जितनी भी लिस्ट्स हैं, ठीक है। 8 शेड्यूल आपके साथ जो डील करता है दैट इज विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th जो है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी लैंड से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11th शेड्यूल आपका 73 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है दैट इज पंचायत। और 12th शेड्यूल आपके साथ 73 अमेंडमेंट के 74th अमेंडमेंट के साथ आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। ये सारे शेड्यूल्स जो हैं इसके साथ डील करते हैं। तो हमने 12 शेड्यूल्स वैसे ही कर लिए। अंडर आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Rajya Sabha has exclusive power to recommend the constitution of which among the following, कि इसमें से आपके पास कि अंडर आर्टिकल्स 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही क्वेश्चन है कि 312 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं कि वो किसके साथ डील करे। देखिए ये अभी क्वेश्चन क्लर्क में आया था, जोनल काउंसिल्स जो कि 5 है, अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी बना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल जो है ये स्टेट पे, और इसको देखता कौन है, मिनिस्ट्री, इसके जो हेड होते हैं दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये जो आती हैं आपकी रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये आर्टिकल 262 डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये कौन डील करता है, आपका 323 का सेक्शन ए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का काम क्या होता है, ये 1985 के आसपास बने थे। इसका मेन काम है टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, जो सेंटर और स्टेट्स की डिस्प्यूट्स होती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस चलते हैं उनको सेटल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 312 के हिसाब से क्या आएगा, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय, जो भी हमारे दो अकाउंट्स है, दो बैंक्स है, कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड्स, जितना भी आपका कंसोलिडेटेड फंड से जितनी भी सैलरीज है सब कुछ जाता है। तो पहली चीज, जो भी कंसोलिडेटेड फंड से इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके द्वारा अधिकृत है, कौन देता है, मनी बिल। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, 110, इसको कौन डिसाइड करेगा, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये नहीं है। फाइनेंस एक्ट नहीं, कंसोलिडेटेड फंड एक्ट ऑफ प्रिविलेज नहीं, दिस इज द एप्रोप्रिएशन एक्ट। ये जो है ये गवर्नमेंट को बताता है कि ये एक्ट जो है ये क्या देता है, गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि दे कैन ड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कि उनके पास पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ले सकें। और एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 114 में, ठीक है। तो लोग इसको जो है लोकसभा, जैसे ये अप्रोप्रिएशन एक्ट है, ये लोकसभा पारित करेगी, इसको राज्यसभा के पास जाना पड़ेगा, राज्यसभा 14 दिन की, जैसे सेम प्रोसीजर विद द मनी बिल, ये याद रखना, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको विड्रॉ भी कर सकती है। तो आंसर इज एप्रोप्रिएशन एक्ट, विनियोग अधिनियम। Which one of the following is not a measure to control exercised by the parliament over the government? इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार पर संसद द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण का एक उपाय नहीं है, इसमें से कौन सी चीज है जो आपका संसद प्रयोग नहीं करता है। प्रश्न पूछना, समिति प्रणाली, आपका निर्णय की समीक्षा या अविश्वास पत्र। देखिए पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है क्योंकि सेशंस होते हैं, कमेटी सिस्टम क्रिएट कर सकता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस चल सकती हैं, लेकिन वो डिसीजन को रिव्यू करना नहीं कर सकता। आंसर इज रिव्यू डिसीजंस, डिसीजंस को कि जो भी डिसीजन है उसको क्या मेजर करना है वो रिव्यू नहीं कर सकता कि इसका क्या फीडबैक हो सकता है, बट बाकी चीजें वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Who among the following decides whether the bill is money bill or a ordinary bill? Ordinary bill आर्टिकल 107 और मनी बिल जो है आपका आर्टिकल 110। फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी आज जैसे ऐसे लग रहा है फोन पे फोन बजी जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, कौन है हमारे? निर्मला सीतारमन। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड, नॉट अ रियल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ द और द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ आवर इंडिया आर्टिकल 52 में चलता है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो ये नहीं है, आंसर इज स्पीकर। सिर्फ ये स्पीकर है जिस, देखिए स्पीकर के पास दो मेजर पावर्स हैं। एक, वेदर टू डिसाइड इट्स अ मनी बिल, अगर इसने बोल दिया कि ये आपका धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है, मतलब स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है, आर्टिकल 110 के बेसिस पे। अगर एक और है कास्टिंग वोट, ये भी स्पीकर के पास पावर है कि अगर सेशंस में विटो पावर जो है एज ए कास्टिंग वोट की, अगर वोट्स की कमी या कुछ स्पेशल वोट डालना है तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ये स्पेशल अथॉरिटीज हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि आर्टिकल 93 में आता है, ठीक है। और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का ही स्पीकर होता है। द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, जो लोकसभा सचिवालय है किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा है, लोकसभा का मेन हेड या लोकसभा सेक्रेटरी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिटीजनशिप भी आती है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको कौन डील करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दैट इज द सेंटर ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, जो भी पार्लियामेंट्री की जितनी भी प्रोसीजर्स हैं उनको देखता है। या लोकसभा सेक्रेटरीट, जो लोकसभा सेक्रेटरीट है यानी लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? ये भी आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा में आता है, ये भी किसके आता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल डिस्कसिंग अ बजट, अगर बजट पर चर्चा करते समय संसद क्या नहीं कर सकती? असेंट टू द डिमांड, मांग की सहमति, डिमांड को कम करना, डिमांड को रिफ्यूज करना या इंक्रीज द डिमांड। अगर तो बजट पे डिस्कशन चल रही है तो दोनों सदन यानी जो पार्लियामेंट के सदन है वो क्या डिमांड पे असेंट लगा सकती है, रिड्यूस कर सकती है डिमांड को, रिफ्यूज भी, लेकिन डिमांड को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये क्या आएगा आपका? इंक्रीज नहीं कर सकती। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी गलती होती है प्लीज मुझे माफ करना, और दूसरी चीज है कोई भी गलती है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, दैट इज इंक्रीज द डिमांड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज last question of the session, no tax shall be levied or collected except by the authority of a law. Which article of the Constitution of India provides this? कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रदान करता है? आर्टिकल 209, 215, 256 या 265? आर्टिकल जो आपका 209 है, 215 या आपका 256, तो आर्टिकल 265। अगर हम बात करें आपकी आर्टिकल 215 की, तो देखिए 256 बताता है कि हर स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव को यूटिलाइज कर सकती है। 215 आर्टिकल जो बताता है आपका कि लेजिस्लेटिव, मतलब देयर इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज इन द लेजिस्लेटर, एंड 209 बताता है दैट इज द कोर्ट ऑफ, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये नहीं है, तो आंसर इज 265। तो ये थे आज के क्वेश्चन। सबसे पहली चीज है, अगर आपको सेशंस अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो भी मुझे फीडबैक देना। कोई गलती हो जाती है, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत की है तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और सबसे बड़ी चीज है, प्लीज स्टूडेंट्स अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन है, और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन है। अगर अब प्रीमियर्स शुरू हुए हैं
तो अब धीरे धीरे अगर प्रीमियर शुरू हो रहे हैं तो धीरे धीरे हम बहुत आपके साथ, अगर आप प्रीमियर्स में एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे, डोंट वरी। तो प्लीज़ तब तक, अगर लाइव तभी आएंगे जब आपका साथ रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिए। इस चैनल पे हर सेशंस तो आपके चल रहे हैं, तो अगर कुछ नया चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपका जो चैनल है उसमें आपको लाइक करना है, शेयर करना है, बार बार रिकमेंड करना है, जितनों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पे मज़ा, देखिए कुछ कमियां भी हो सकती हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, ये सारी कमियों को मैं ओवरकम जरूर करूँगी, धीरे धीरे ओवरकम कर रही हूँ और ओवरकम करने की कोशिश करूँगी। सिर्फ कुछ टाइम मांग रही हूँ आपसे, इतना टाइम तो मिल ही जाएगा अगर आप दोगे और साथ दोगे, तो कुछ टाइम के बाद जो है ये सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करी जाएगी ऑन फेसबुक पर। अगर आपका साथ रहा तभी कमियां दूर होंगी, तभी मोटिवेशन मिलेगी, अगर नहीं तो फिर काम, मतलब फिर मोटिवेशन भी नहीं है, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज ए पूजा गुप्ता, on YouTube it's Pooja Gupta, on Telegram it's Pooja Gupta channel. Let's learn with me. तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। सो पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल का सेशन इंग्लिश का देखना मत भूलना और सुबह के सेशंस भी आप देखना ना भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट स्लीप।